हेलो बच्चों, एजू साइंस ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या फिर सम्मिश्र विश्लेषण अपना चल रहा था। पेड कोर्स ये आपकी पहली क्लास है। देखा जाए तो ऐसा क्लास नंबर तो 11 है आपकी, लेकिन पेड कोर्स की ये क्लास नंबर आपकी पहली है। 10 क्लासें डेमो में थी, आप सबने ज्वाइन किया, आपका स्वागत है इस पे। और बहुत सारे फीचर्स आपको अब देखने के लिए मिल गए होंगे इस एप्लीकेशन पर। जो बच्चे ऑफर टाइम में ज्वाइन नहीं कर पाए और आपके मित्र हैं या फिर जो अब ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे बात कहिएगा, अब भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे बात कर लें और लेट ना करें, क्योंकि थर्ड ईयर ऐसी है कि इसमें जो टॉपिक है या बुक वगैरह जो है तो वही पढ़ना आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, पढ़ना आपको सेकेंड ईयर में पढ़ा था, पढ़ना आपको थर्ड ईयर में पड़ेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदल जाएगा आपका। तो एक्चुअल में है क्या, यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है कि अब तक ऐसा नहीं है कि सर क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे बस। अब तक तो क्या होता था, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ज़्यादा आते थे और थ्योरी कम आती थी, मतलब 70-30 का रेशो चलता था। अब की बार बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, थ्योरी 70% है और 30% आपके क्या है क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए और किसी को टॉपिक को एक तरह से अपने जहन में उतारने के लिए आपकी थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। देखो, पढ़ आप पहले भी रहे थे और पढ़ हो गए आप अब भी, लेकिन अब फर्क इतना हो जाएगा कि अब आपको सेल्फ मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी। यदि पहले आप 100% कर रहे थे तो अब आपको 200% करनी होगी। थर्ड ईयर इतना टफ नहीं है, लेकिन दुनिया इसको टफ बना देती है मेहनत नहीं करके। यदि आप जो मेहनत अब तक करते आए हो ना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, जिन्होंने अच्छी मेहनत करने को पता होगा, यदि उसी मेहनत को ये आगे कंटिन्यू कर लें थर्ड ईयर पे भी, तो उन्हें कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लेकिन यदि हल्की सी भी आपने लापरवाही करी, थर्ड ईयर को यदि हल्का भी, थोड़ा सा भी हल्के में लिया, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से सारी चीजों को देखते हुए, अपने कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हुई है, और इस कोविड-19 की वजह से आपकी क्लासेस बिल्कुल रुक गई हैं। ऑफलाइन क्लासेस तो बिल्कुल ही बंद हो गई हैं। कॉलेज लेवल पे देखा जाए तो कॉलेज सारे बंद पड़े हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिनमें से केवल 80% क्लासेस जो हैं वो तो सक्सेसफुल हो ही नहीं रही हैं। 20% क्लासेस बहुत अच्छे से लग रही हैं और आप ज्वाइन भी कर रहे हैं और आपको समझ में भी उनमें आ रहा होगा। अपनी एक क्लासेस यूट्यूब पर भी थी और एजू साइंस एप्लीकेशन पर भी थी, आप सब लोगों ने देखी और बच्चे बहुत सारे ने देखी है ये, और काफ़ी सारे बच्चों ने इसको ज्वाइन किया है। तो इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जितने फायदे हैं उतने ही बराबर से फिर नुकसान भी है। यदि आप पढ़ाई को लेकर सिंसियर ना रहेंगे, देखो आपके लिए जो वीडियो रिकॉर्डेड का ऑप्शन जो रखा गया है वो केवल आपकी फैसिलिटी के लिए रखा गया है, केवल इसलिए ताकि आप अपनी क्लासेस कभी भी ले सकें। और यदि किसी भी कारणवश क्लासेस छूट जाती हैं, देखो अनहोनी घटना या फिर जो कुछ भी कोई फंक्शन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं डेली रूटीन में कि आप लोग नहीं ले पाते ऑफलाइन क्लासेस, या फिर लाइव क्लासेस यदि होगी उनको आप नहीं ले पाओगे, तो इसीलिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस रखी गई हैं, ताकि यदि आप कभी 1 या 2 दिन क्लास नहीं ले पाए तो आप इन क्लासेस को इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कंपेयर करते हैं, देखो चीज़ों को 2 मिनट इसको समझो चीज़ों को, कि अपन नए प्लेटफॉर्म पर आए तो नई बहुत सारी चीज़ें अपन को सीखने को मिली है। कि जब आप ऑफलाइन पढ़ने जाते थे, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, कम से कम 15 से 20 मिनट मिनिमम आपको जाने में और इतनी आपको आने लगती थी, तो मतलब आधा घंटा तो आपको आने जाने का। फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, आप वहाँ जाकर बैठेंगे, 1 घंटे की जो आपकी क्लास होती थी, 1 आवर की जो क्लास होती थी, उसमें से जो आउटपुट निकलता था वो 40 या 45 मिनट्स का निकल पाता था। मैक्सिमम है 40 मिनट। आउटपुट का मतलब यह है कि हमने सिंसियर होकर पढ़ाई कितनी देर करी है, वो केवल 40 मिनट निकलती थी। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में यदि आपकी 40 मिनट की क्लास है तो 40 मिनट का ही आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब 40 मिनट की ही आपको पढ़ाई मिलेगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन की आधा घंटे क्लास और ऑनलाइन की जो आपकी अब चल रही है, जो अपन ले रहे हैं, ये 45 मिनट या 1 घंटे क्लास बराबर है। वहां जितना आप 1.5 घंटे में पढ़ पाओगे ना, उतना यहाँ 1 घंटे में ही आप कवर कर लोगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अपन कवर करने वाले हैं, आप लोग समझेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ का आपको एडवांटेज उठाना है, इस चीज़ को यूटिलाइज करना है, मिसयूज बिल्कुल नहीं करना है इसका। जितना हो सके उतना शानदार तरीके से पढ़ना है, नोट्स अपने रेगुलर बनाने हैं, जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़ना है, कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा सारा का सारा। और
चीज़ों पे आपको विश्वास करके चलना है। विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए हर चीज़ को लेके। कभी भी कोई क्वेरी पुटअप होती है, मन में कोई भी विचार आता है हल्का सा, तो डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, कॉल करेंगे, और आपके एप्लीकेशन में ही चैट का ऑप्शन है, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर देंगे। वैसे तो मैं पहले काफ़ी सारे फीचर्स बता चुका हूँ और एक वीडियो मैंने शेयर भी की थी आपको जिसमें एप्लीकेशन के बारे में बताया गया था, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बता दूँ कि जब भी आप क्लास में वीडियो देखने के लिए आएंगे तो आपको एक तो वहाँ क्लासेज का ऑप्शन मिलेगा। उन क्लासेज में आपको वहीं जहाँ वीडियो चल रही होगी वहीं आपको क्वालिटी सेट का ऑप्शन मिलेगा। और यदि आपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लिया है तो आपको एक नया फीचर और मिला होगा कि जहाँ आपने, जैसे आपने अब क्लास देख ली और आपने 1 घंटे की क्लास को या 40 मिनट की क्लास को आपने 20 मिनट पर छोड़ दिया, तो जब नेक्स्ट टाइम आप उस क्लास को खोलोगे ना तो वो वहीं 20 मिनट से आगे कंटिन्यू होगी, यानी शुरू से चलेगी। आपको पता रहेगी आपने क्लास कहाँ छोड़ी थी। क्वालिटी सेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्वालिटी सेट में देखो 2 क्वालिटी जो आपको रखनी है, एक तो 360 और एक 720। 720 मेरी मानो तो तब यूज करना जब आपके नेटवर्क अच्छा हो और आपका नेटवर्क अच्छा हो और आपके डेटा की कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, तब आपको 720 यूज करनी है। वरना 360 पे आपको अपनी क्लासेस देखनी है जिसमें आपको साफ दिख जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आवाज वगैरह तो कोई दिक्कत हमारे पास शुरू से नहीं थी। तो 720p पे जब देखना जब आपकी नेटवर्क क्वालिटी अच्छी हो और आपको डेटा की टेंशन ना हो, क्योंकि यदि आप 720p पे देखेंगे तो एक वीडियो का लगभग आप 500 से 600 MB नेट मान के चलें और 360 पे जस्ट इसका हाफ कर दो, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, स्पीड का ऑप्शन है। स्पीड का ऑप्शन आपको केवल रिवाइज करते वक्त लेना है कि जब भी आप चीज़ों को रिवाइज करने आएंगे वीडियो पे तो आपको स्पीड का ऑप्शन यूज करना है, जिसमें आप 1 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना तक मैक्सिमम आप वीडियो को स्पीड से देख सकते हैं। स्लो करना है तो आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास फीचर है वो है डाउनलोड का, कि आप अपनी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले अपनी वीडियो की क्वालिटी सेट करेंगे जिस क्वालिटी में आपको डाउनलोड करना है, 360 या 720। क्वालिटी सेट करने के बाद आप क्लास को डाउनलोड कर लेंगे और क्लास को डाउनलोड करके यदि आपको देखना है तो मैं आपको बता चुका हूं पहले, जैसे ही आप अपनी होम स्क्रीन पर आएंगे एप्लीकेशन जैसे खोलते हैं जो स्क्रीन आती है ना, तो यहाँ साइड में एक आदमी सा का चिन्ह बना रहता है, ऐसा कुछ है, वो प्रोफाइल सी बनी रहती है आपकी। उस प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहां आपको डाउनलोड्स दिखेगा, उस डाउनलोड्स में आपको अपनी क्लास दिख जाएगी, वहां जाके आप अपनी क्लास देख सकते हैं। अब सर डाउनलोडेड क्लास का फायदा क्या है? देखो बहुत सारे फायदे डाउनलोड क्लास के। यदि आप ऐसे रेगुलर नेट ऑन करके अपनी क्लास देखोगे तो इसके जो अदर नोटिफिकेशन आते हैं ना एप्लीकेशन वगैरह के, कि व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, फेसबुक का आ गया, इंस्टा, कुछ किसी भी चीज का, कोई भी अदर ऐप का नोटिफिकेशन आएगा, शो करेगा यहाँ पर। लेकिन यदि आप डाउनलोड अपने क्लास एक बार कर ली और उसे तब आप देख रहे हैं, डाउनलोड आपने क्लास कर ली, उसे जब आप देख रहे हैं तो देखने के बाद आप तुरंत वहां नेट ऑफ कर दीजिए। नेट ऑफ करने से क्या होगा, आपकी क्लास होगा पहले से डाउनलोड है, डाउनलोड में क्लास चल जाएगी, नेट बंद रहेगा, कोई फालतू का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा जब भी आप क्लास लें या जब भी आप क्लास देखें तो एक शांत कमरे में अलग से बैठ जाएं, अपने ईयरफोन ईयरफोन लगाएं आप, और ईयरफोन के साथ साथ आप एक अपनी पेन लें, कॉपी लें। बुक की बात ऐसी है, सारी की सारी बुक आपको यहीं PDF में मिल जाएगी, बुक की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और सारी चीजें बोर्ड पे आपको लिखाई जाएगी। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान रखेंगे तो आपको बुक की जरूरत पड़ने वाली ही नहीं है, सब कुछ यहीं बोर्ड पर ही करवा दिया जाएगा। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनका हमें लगेगा कि हमें PDF नोट्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, उनके आपको PDF नोट्स भी दे दिए जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ये तो सारी चीज हो गई ऐप से रिलेटेड। ऐप में और भी ऑप्शंस हैं, कम्युनिटी का ऑप्शन है, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं वहाँ पे और बच्चों से उनसे आंसर आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट का ऑप्शन है, बहुत सारे छोटे मोटे उसमें यहाँ पर ऑप्शन है। सेकेंडरी क्लासेस अपनी रनिंग में चली रही हैं काफ़ी दिनों से, और पेड कोर्स काफ़ी बच्चों ने लिया है। 3rd ईयर का भी पेड कोर्स बहुत बच्चों ने लिया है, सभी जगह से बच्चे ने पेड कोर्स ज्वाइन किया है। तो अब अपन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। ऐप से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी चीज़ की क्वेरी के लिए आप मुझे, मेरे नंबर सबके पास हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और वहीं जहां आप क्लास देखेंगे तो वहां सबसे पहले क्लास का ऑप्शन है, कंटेंट का, उसके बाद क्विज आती है, क्विज के बाद है असाइनमेंट। असाइनमेंट जो ऑप्शन है ना, उस असाइनमेंट ऑप्शन में आपको PDF मिलेंगी वहां पर, जैसे सिलेबस हो गया, बुक हो गई, या कोई चीज ऐसी है जिसकी आपको जरूरत है, मुझे लगता है कि आपको PDF प्रोवाइड करवानी चाहिए उसकी, तो वहां आपको PDF मिलेगी, खूब मिलेंगी, है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि यदि कोई चीज मैंने बोर्ड पे करा दी, मतलब बोर्ड पे मैंने कुछ करा चुका हूं, तो उसकी PDF आप ना मांगे तो ज्यादा बेटर है।
क्योंकि बेटे मैथमेटिक्स है और सब्जेक्ट नहीं है, जीके नहीं है या फिर हिस्ट्री नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, सोशल साइंस नहीं है जिसकी हमें नोट्स चाहिए। मैथमेटिक्स खुद के हाथों से पढ़ी जाती है, खुद से ही सॉल्व की जाती है, बिना उसके आप मतलब मैथमेटिक्स खुद के हाथों को बिना नहीं कर सकते आप, बिना प्रैक्टिस के तो मैथ हो ही नहीं सकती। तो जो चीज़ बोर्ड पे करा दी जाए वो आपको अपने ही हाथों से, मैं तो कहूँगा बिना देखे नोट करें, और बिना देखे नहीं कर पाते तो देख देख के नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उसका रिवीजन 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 करते चले। अच्छा, असाइनमेंट के बाद जो ऑप्शन देखेंगे चैट का ऑप्शन होगा, उस चैट के ऑप्शन में यहाँ आप यदि जाएंगे चैट के ऑप्शन में तो वहां से आप जो भी मैसेज करेंगे उस मैसेज में ऑप्शन ये फैसिलिटी ये भी है कि आप वहां से किसी क्वेश्चन की फोटो या कोई भी चीज आप शेयर कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं वहां से, और वो डायरेक्टली मेरे पास आएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। वहां जो आपका डाउट है वो डायरेक्टली मेरे पास आएगा और उसका आंसर, उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो भी आंसर है, आपकी क्वेरी का जो भी जवाब होगा वो आपको जल्द से जल्द मिलेगा। मिल जरूर जाएगा, हो सकता है आधा घंटे लग जाए, 1 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। ये चीजें हो गई ऐप से रिलेटेड। पढ़ाई के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जब भी आप क्लासेस देखें तो क्लासेस जैसे नेक्स्ट क्लास देखें तो उससे पहले आप पिछली क्लासेस जरूर देख के आए। ये जो 11th क्लास आप ले रहे हैं, इसको लेने से पहले मैं तो आपसे यही कहूंगा कि पहले की जो 10 क्लासेज हैं आप उनको एक बार देखते हुए आइए सब क्लासेस को, और क्लासेस को देखते देखते उनके नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाकर उसके बाद आप 11वीं क्लास देखिए। और ये बात तो हमेशा ही फिक्स कर लेना कि जैसे आपको 11वीं क्लास लेनी है तो 10वीं उससे 10 मिनट पहले लेके आनी है आपको। जिससे अभी टाइम अपन ने 11 बजे कर रखा है आपकी क्लासेस का, जैसे ही थोड़े बच्चे कंफर्टेबल हैं इसमें, कुछ नहीं है तो उसके लिए अपन टाइम चेंज कर देंगे। मॉर्निंग की डिमांड आ रही है बहुत ज़्यादा 8 बजे की, तो आप सब जो क्लासेस देख रहे हैं मुझे एक बार मैसेज करके बताएंगे कि आपको सबसे सूटेबल टाइम कौन सा रहेगा। जो टाइम स्लॉट सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन टाइम चेंज कर लेंगे अपना। और वही बात फिर से कहूँगा कि एक क्लास लेने से पहले, उससे पहले जो हुई है 10 क्लास, उनको आप लेके आइए, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कीजिए। चलिए अपने टॉपिक पर अपन आगे बढ़ते हैं। टॉपिक जो चल रहा था वो था आपका विश्लेषिक फलन, और जो विश्लेषिक फलन था वो क्या था वो समझ लीजिए। एनालिटिक फंक्शन की अपन बात कर रहे थे। एनालिटिक फंक्शन मतलब विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन। तो विश्लेषिक फलन था क्या कि भाई सबसे पहले तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब एक मानी, सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या होना चाहिए, एक मान होना चाहिए। ठीक है, मतलब फलन का मान में उसको एक ही मान मिलना चाहिए, अलग अलग मान नहीं मिलने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि जो वो है उसकी जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जो उसका है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब इसका जो अवकलज है वो कैसा होना चाहिए, अवकलज अद्वितीय होना चाहिए। बात आ रही है समझ में कि जो भी आपके पास एनालिटिक फंक्शन है वो तभी होगा, कोई फलन विश्लेषिक फलन तभी होगा जब वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, मतलब एक मानी फलन है, डेरिवेटिव यूनिक है, उसका मतलब उसका जो अवकलज है अद्वितीय। अवकलज अद्वितीय का मतलब कि उससे जो आप जो भी डेरिवेटिव निकालोगे ना वो डेरिवेटिव आपका सिंगल आना चाहिए, अजय नहीं अलग अलग आ जाए। याद कीजिए लिमिट लगती थी, और लिमिट पर अपन जैसे z टेंड्स टू z0 है तो z का z0 के पास जाने के बहुत सारे रास्ते होते थे। यदि सभी रास्तों से मान समान आ जाए, यदि सभी रास्तों से मान समान आ जाए तो आप यही कहते थे कि अवकलनीयता अद्वितीय है। मतलब अवकलनीयता या उसका डेरिवेटिव या उसका अवकलज अकेला आना चाहिए। जो फॉर्मूला था डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन का या डिफरेंशिएबिलिटी का जो फॉर्मूला था ना, डिफरेंशिएबिलिटी क्या था बताओगे जरा। अवकलनीयता का सूत्र, अवकलनीयता का यदि सूत्र देखा जाए तो दो थे। एक तो था एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड, यही तो था। अच्छा सुनो, डेल्टा जेड था ना, तो डेल्टा जेड बारे में ऐसा लिखा हुआ था कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन कितना डेल्टा जेड। और यही चीज ये तो था कॉमन सबके लिए। यदि यही किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या किसी एक विशेष बिंदु के लिए बात करें, मतलब एफ डैश जेड 0 की यदि बात करता था तो ये होता था लिमिट जेड टेंस टू z0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0 अपॉन कितना जेड माइनस जेड 0। तो ये दो वैल्यू जो आती थी ये दोनों की दोनों कैसी आनी चाहिए थी भैया, यूनिक आनी चाहिए थी। मतलब कैसी आनी चाहिए, ये अद्वितीय।
यदि दोनों के दोनों किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन सम्मिश्र चर फलन जो एफ जेड है उसके जो अवकलज हैं, जो उसके डेरिवेटिव हैं एफ डैश जेड, यदि उनकी वैल्यू यूनिक है, उनकी वैल्यू अद्वितीय है, उनका मान आप किसी भी रास्ते से निकाल लो, यदि एक ही मान मिलता है, आपको अद्वितीय मान मिलता है, तो उसे आप क्या कहते हैं? विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। अब एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन के ऊपर अपन ने एक छोटी सी थ्योरम पढ़ी थी, याद हो तो थ्योरम समझ लो, या फिर एक आवश्यक प्रतिबंध पढ़ा था। और आवश्यक प्रतिबंध क्या था कि कोई फलन यदि विश्लेषिक फलन है या कोई फलन यदि एनालिटिक फंक्शन है तो वो सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करता है। क्या करता है? सीआर इक्वेशन या फिर कॉशी रीमान समीकरण, कॉशी रीमान समीकरण को क्या करता है? वो संतुष्ट करता है। यदि कोई फलन विश्लेषिक है, यदि कोई फलन एनालिटिक है, तो वो कॉशी रीमान समीकरण को, सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। और सीआर इक्वेशन होती क्या है कि भैया डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरा क्या था? डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये थी आपकी कॉशी रीमान समीकरण। और लास्ट लेक्चर में कॉशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, देखो विश्लेषिक फलन कॉशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, ये आपके क्लास नंबर 9 में सॉल्व हो चुका है, पूरा का पूरा बताया था, 9 में या 8 में प्रूफ करवाया पूरा का पूरा, उसके ऊपर एक एग्जांपल लिया था। और फिर 2 एग्जांपल अपन ने लास्ट क्लास में ऐसे लिखे थे क्लास नंबर 10 में, जहां आपको अनाउंसमेंट भी किया गया था और साथ साथ आपको बताया गया था कि ये जो थे डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई, यदि ये इक्वल है, इधर डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स है, इनको सेटिस्फाई करने के लिए अपन ने 2 एग्जाम्पल लिए थे। और दोनों एग्जाम्पल्स या दोनों क्वेश्चन के अपन ने कंडीशन देखी थी कि कॉशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरह अपन देख चुके हैं अब तक। ये था एक छोटा सा इंट्रो जो अपन ने अब तक पढ़ा है उस पूरे के बारे में। अब कंटिन्यू करते हैं अपन आगे और क्वेश्चंस देखते हैं कॉशी रीमान समीकरण के ऊपर, कि अब तक जो 2 क्वेश्चन देखे थे वो थे केवल कॉशी रीमान समीकरण संतुष्ट करने वाले, लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाला है कॉशी रीमान समीकरण संतुष्ट करने के साथ साथ आपको और भी कई सारी नई चीजें बताने वाला है। चलिए देखिए आगे। अब तक जो पढ़ा है उसके ऊपर अपन एक छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है और समझिएगा। मतलब जो अब तक अपन ने सब कुछ पढ़ा था पिछले 10 क्लासेज में, वो सारे के सारे नियम कानून इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से क्या कहता है, सुनिए। कि प्रदर्शित करो कि फलन एफ जेड अंडर रूट मॉड एक्स इंटू वाई मूल बिंदु पर सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करता है। पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, एक एक वर्ड में बहुत रहस्य छुपा हुआ है। कि एफ जेड तो फलन ये हो गया, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु मतलब 0,0 पर सीआर इक्वेशन मतलब कॉशी रीमान समीकरण डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स संतुष्ट करता है। केवल आप इस क्वेश्चन को भी इतना ही पढ़ेंगे। 2 पार्टीशन है इस क्वेश्चन के। एक पार्टीशन तो यहां तक है कि प्रदर्शित करो कि फलन एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई मूल बिंदु पर सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करता है। एक क्वेश्चन यहां तक हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। इसको मत पढ़ो अभी, ध्यान मत दो, जब इसको पढ़ेंगे तब देख लेना। अच्छा आगे क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशन एट द ओरिजिन। इतना ही पढ़ना है, बट इज नॉट एनालिटिक एट द पॉइंट। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो आपका फंक्शन दिया गया है एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई, वो मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर क्या करता है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब सीआर इक्वेशन क्या होती है? सीआर इक्वेशन होती है आपकी डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इनमें जो चीजें यू जा रही हैं वो है यू और वी। अब यू और वी क्या होते हैं यदि याद हो तो आप जानते हैं, सॉल्यूशन देखिएगा इसका। केवल आधे क्वेश्चन कब कर रहे हैं ऊपर से, है ना। देखिए, वी नो दैट हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि जो एफ जेड होता है वो यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई होता है। एफ जेड क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, और इसको डब्ल्यू से भी शो कर देते हैं अपन, है ना, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन या सम्मिश्र चर फलन। जो आपका यू एक्स वाई है, जो आपका यू एक्स वाई है वो क्या होता है, इसका रियल पार्ट होता है। यू एक्स वाई क्या होता है, रियल पार्ट, और आयोटा वी एक्स वाई क्या होता है, इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। यू एक्स वाई आपका रियल पार्ट है और वी एक्स वाई क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट या फिर काल्पनिक भाग है, और इसका क्या है, रियल भाग या फिर वास्तविक भाग है।
बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को। मतलब एफ जेड में दो चीजें होती हैं, एक यू एक्स वाई और एक आयोटा वी एक्स वाई। यू एक्स वाई रियल पार्ट होता है और वी एक्स वाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। पहले ही कह रहा हूं, इस क्लास को लेने से पहले बाकी की सारी क्लासेस को आप लेते आइए। यदि आपने एक बार देख ली है डेमो में, तो आपने एज ए डेमो देखी होंगी अब तक वो कि सर डेमो चल रहा है, लेकिन रेगुलर क्लासेस के लिए आप उन सारी क्लासेस को देखते हुए आइए, तब आप यहाँ इस क्लास में पहुंचेगा। तो डायरेक्टली आप इसको देखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यू एक्स वाई आपका रियल पार्ट, वास्तविक भाग है, और आयोटा वी एक्स वाई आपका इमेजिनरी पार्ट। जो क्वेश्चन ने हमको दिया है वो क्या है, प्रश्नानुसार या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो एफ जेड है वो कितना है, अंडर रूट एक्स इंटू वाई मोड में, और बस इतना सही और कुछ है नहीं। क्या आयोटा वाली टर्म है इसमें? इसमें आयोटा वाली टर्म नहीं है, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। ओनली कौन सा पार्ट है इसमें, रियल पार्ट है। तो मुझे बताओगे जरा यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यू की वैल्यू है, या फिर यू एक्स वाई अपन लिख सकते हैं। देखो यू एक्स वाई लिखने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि यू जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन है या एक्स और वाई का फलन है। कितना है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स डॉट वाई। क्या वी वाली टर्म है इसमें? नहीं है। तो आप क्या लिख दोगे, वी एक्स वाई इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है यहां तक? तो यू एक्स वाई कितना हुआ, अंडर रूट मॉड एक्स डॉट वाई, वी एक्स वाई कितना हुआ, इक्वल टू 0। अब एक चीज और, क्वेश्चन यदि मूल बिंदु पर हमसे ये वर्ड यूज नहीं करता, जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, यदि मूल बिंदु पर एट द ओरिजिन यदि ये वर्ड क्वेश्चन यूज नहीं करता, तो डायरेक्टली आप क्या करते, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई कर देते, काम हो जाता। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में 2 क्वेश्चंस में किया था, लेकिन उसने एक वर्ड यूज कर लिया, और वो वर्ड क्या यूज किया उसने कि भाई मूल बिंदु पर, क्या यूज कर लिया उसने, मूल बिंदु पर। अब समझो इसको कि मूल बिंदु पर अब डेल यू अपॉन डेल एक्स कैसे निकालते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी याद हो तो साइड में एक चीज देखो, थोड़ा सा भी यदि आपको एफ डैश जेड का फॉर्मूला याद हो तो वो ये था कि एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड। इसी की सहायता से अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई वगैरह बनाएंगे, है ना। क्या होता है देखो, किस पॉइंट पर चाहिए, मूल बिंदु पर चाहिए। यदि मुझे डेल यू अपॉन डेल एक्स चाहिए, क्या चाहिए मुझे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और किस पॉइंट पर चाहिए आपको, किस पॉइंट पर चाहिए आपको, 0 0 पर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि लिमिट, ये लीजिए लिमिट जेड टेंस टू वो पॉइंट जिस पर चाहिए, किस पर चाहिए, मूल बिंदु पर, 0 पर, लिमिट जेड टेंस टू 0, ठीक है। अच्छा, आप डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हो, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, आंशिक अवकलन। जब आंशिक अवकलन कर रहे हो और x के सापेक्ष कर रहे हो तो y वाला तो क्या रहेगा, 0। x के सापेक्ष यदि करोगे तो y वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, कांस्टेंट माना जाता है ना उसको, ठीक है। मतलब y में चेंज नहीं होगा, ये ओनली क्या रह जाएगा, जेड एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो ये ओनली रह जाएगा x टेंस टू 0, ठीक। अब u में चेंज देख रहे हैं तो फंक्शन आना चाहिए, तो फंक्शन क्या आएगा, u x y, ये तो आएगा u x y, लेकिन आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष, कैसा, आंशिक, तो y वाले की जरूरत ही नहीं है, तो उसकी जगह क्या लिखोगे, 0 माइनस, उधर क्या लिखा हुआ है, एफ जेड 0, मतलब जिस पॉइंट पर अपन बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान, किस पॉइंट पर मान का बात कर रहे हैं, मूल बिंदु पर या फिर 0 0 पर, तो 0 0 पर फलन का मान तो 0 0 ही होगा भाई, 0 0 पर फलन का मान तो 0 0 ही होगा, x भी 0 और y भी 0, ठीक है। नीचे क्या है, z क्या है, जब लिमिट z टेंस टू 0 जेड 0 थी तो यहाँ आपने x टेंस टू 0 लिया है, तो z क्या है, वो जो z x प्लस आयोटा y होता है, तो y तो रेस्पेक्ट में 0 मान के चल रहे हैं, तो क्या बचेगा, x बचेगा। z0 क्या है, पर्टिकुलर वो पॉइंट, कोई विशेष वह बिंदु जिस पर बात कर रहे हैं, किस पर बात कर रहे हैं, मूल बिंदु पर, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब इस तरह से डेल यू अपॉन डेल एक्स को लिखा जाएगा। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, देखिएगा, एक लाइन लिखना, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु क्या है आपका, 0 0 पर, मतलब एट द ओरिजिन, ठीक है। अब एट द ओरिजिन क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले आप निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो वही लिमिट x टेंस टू 0,
यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, यू के सापेक्ष कर रहे हो, तो वाई वाला क्या होगा, कांस्टेंट माना जाएगा, तो वाई में तो कोई चेंज करना ही नहीं है, तो ओनली कौन सा लेके चलना है, एक्स, तो वाई को तो छोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन आता है आपका एफ जेड, मतलब यहाँ क्या आएगा आपके पास यू एक्स वाई, लेकिन वाई तो जीरो लेके चल रहे हैं, वाई वाला है ही नहीं, तो क्या बचेगा यू एक्स कॉमा जीरो, ठीक है, माइनस का साइन। यहां आता है एफ जेड जीरो, याद करो जेड जीरो क्या था सर, जेड जीरो था एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक विशेष बिंदु जिस पर बात करी जाती है, वो विशेष बिंदु कौन सा है, मूल बिंदु जीरो जीरो, तो जो जेड जीरो है वो मूल बिंदु है जीरो जीरो, तो जीरो जीरो पर बात कर रहा है, तो ये बन जाएगा यू जीरो कॉमा जीरो। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, दो बार समझा दिया मैंने फिर से कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो आपके पास आया, यहां आपको फंक्शन लिखना है फलन, तो हमने फलन लिख दिया यू एक्स कॉमा जीरो, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स अपन निकाल रहे हैं, देखो यदि डायरेक्टली डी यू अपॉन डी एक्स निकालना होता ना तो देखो तो वैसा लिख देते मतलब या तो यू डैश निकालते या एफ डैश जेड निकालते, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हो आप एक्स के सापेक्ष, ये पुरानी चीजें हैं जो आप सेकंड ईयर में पढ़ चुके हो, ठीक है। दोबारा देखते जाइए, सबसे पहले फंक्शन लिखना है यू एक्स वाई, लेकिन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई वाला क्या हो जाएगा, जीरो कांस्टेंट रहेगा, जरूरत ही नहीं है, तो आपने एक्स कॉमा जीरो लिख दिया, माइनस लगा के एफ जेड जीरो चाहिए, मतलब पॉइंट पर, बिंदु पर फलन का मान, बिंदु क्या है यहां पर, मूल बिंदु, और मूल बिंदु पर फलन का मान यू एक्स वाई का मान क्या करोगे, जीरो जीरो रख दो तो यू जीरो जीरो हो गया, ठीक है। नीचे क्या आता है, जेड माइनस जेड जीरो, तो जेड मतलब जिस पर बात कर रहे हो, एक्स की बात कर रहे हो ना, तो एक्स माइनस जेड जीरो वह पॉइंट जिसके बारे में क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पॉइंट है, मूल बिंदु, क्या आने वाला है, जीरो, क्लियर। अच्छा आगे बढ़िए, तो साइड में आप क्या लिखने वाले हो कि यू एक्स कॉमा जीरो माइनस यू जीरो जीरो। अब यू एक्स कॉमा जीरो क्या होगा, जब यू एक्स कॉमा वाई अंडर रूट एक्स डॉट वाई है, तो एक्स की जगह तो एक्स रख दो, वाई की जगह क्या रख दो, जीरो, मतलब वाई की जगह आपको क्या रखना है, जीरो रखना है, वाई की जगह आपको क्या रखना है, जीरो, तो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, अंडर रूट एक्स डॉट जीरो, क्लियर। मोड में चलते जाइए, मोड में कितना, अंडर रूट एक्स डॉट जीरो माइनस यू जीरो जीरो, मतलब एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह जीरो, तो जीरो गुणा जीरो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो, तो क्या आ गया, जीरो ही आ गया पूरा का पूरा। क्यों आ गया जीरो, क्योंकि एक्स इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, जीरो का रूट जीरो, जीरो में जीरो का जीरो, जीरो अपॉन एक्स जीरो आ गया। नेक्स्ट देखो, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना हो, तो डेल यू अपॉन डेल वाई यदि में निकालना हो, तो जो काम आपने एक्स के साथ किया वही काम आप किसके साथ करने वाले हो, आपकी बार वाई के साथ करने वाले हो, ये वाई के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं, तो जहां एक्स है वहां वाई आ जाएगा, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िएगा, यहाँ लिमिट और लगा देना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अच्छा सुनो, यहाँ क्या आने वाला है, यू वाई के सापेक्ष कर रहे हो, आंशिक कर रहे हो ना, तो वाई वाला तो रहेगा, एक्स वाला नहीं रहेगा, तो क्या लिखोगे, जीरो कॉमा वाई। ये क्या आता है, एफ जेड जीरो, मतलब जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे हो वो पॉइंट, और वो पॉइंट है कौन सा, मूल बिंदु जीरो जीरो, तो यू जीरो जीरो, और नीचे क्या आने वाला है, वाई माइनस जीरो। वाई तो वह बिंदु जिसके सापेक्ष चल रहे हैं, जीरो वह बिंदु जिस पर क्वेश्चन बात कर रहा है, क्योंकि जेड माइनस जेड जीरो आता है। आपको जेड और जेड जीरो में फर्क पता तो है ना, कि भाई जेड में और जेड जीरो में फर्क क्या है, जेड तो एक कॉमन पॉइंट है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड जीरो एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक विशेष बिंदु है जिस पर क्वेश्चन अपन से बात करता है, वो आपका पॉइंट कौन सा है, जेड जीरो, ठीक है। अच्छा इधर क्या लिखोगे आप, फिर से वही कि यू जीरो कॉमा वाई, यहाँ जीरो यहाँ वाई, तो जीरो इंटू वाई हो जाएगा, अंडर रूट में मॉड जीरो इंटू वाई, ठीक है, फिर माइनस कितना, यू जीरो जीरो, तो जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो आ जाएगा, अपॉन वाई माइनस जीरो, तो वही जीरो आने वाला है। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, डेल यू अपॉन डेल वाई। ऐसे ही अपन क्या निकालने वाले हैं, डेल यू अपॉन डेल, सॉरी डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। एक बार आप यहां तक लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, चलिए नोट कीजिए।
आगे देखिए, तो ये अभी अपन निकाल चुके हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 आ रहा है, डेल यू अपॉन डेल वाई 0 आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। तो जो u और v है, u तो आपके पास है अंडर रूट मॉड x इंटू वाई, और जो v है आपके पास u एक्स वाई है ये तो, और v वाली टर्म तो इसमें है ही नहीं ना, मतलब काल्पनिक पद इसमें है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है देखते जाओ ध्यान से, डेल v अपॉन डेल एक्स निकालेंगे अपन, इनको मिटाए क्यों नहीं रखे रखा है, काम के आएंगे इसलिए। अच्छा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपको उनकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपन डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, v कर रहे हो तो v, x के सापेक्ष कर रहे हो तो x लोगे, y वाला छोड़ दोगे। आंशिक अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो x वाला तो रहेगा, y वाला क्या हो जाएगा 0। माइनस कितना आएगा, v0 0। क्यों आएगा v0 0, क्योंकि मूल बिंदु पर बात चल रही है, मूल बिंदु पर बात चल रही है। यहां आता है जेड एफ जेड माइनस एफ जेड 0, मतलब z0 बिंदु पर फलन का मान, 0 0 बिंदु पर फलन का मान, तो v की बात चल रही है तो 0 0 पर v, नीचे क्या आ जाएगा, वही x माइनस 0। ठीक है, अच्छा v तो 0 है, चाहे x की और y की जगह अपन कुछ भी रख ले, हमेशा क्या आने वाला है 0, तो 0 माइनस 0 बटे x कितना आने वाला है 0। सेम यदि मैं डेल v अपॉन डेल y निकालता हूं तो अब की x की जगह क्या रहेगा y, तो लिमिट कितना आने वाला है, y टेंड्स टू 0। ठीक है, फिर यहां आप क्या लिखेंगे v, अब y के सापेक्ष कर रहे हो आंशिक अवकलन, तो x वाला छोड़ देंगे, जरूरत नहीं है उसकी, तो उसको कांस्टेंट मानते 0 हो जाता है उसका। ठीक है, y वाला रहेगा, लिख लिया। फिर क्या आने वाला है, v 0, 0, नीचे क्या आएगा, y माइनस 0। क्लियर, कुछ नहीं किया, डिट्टो को भी जो यहां फॉलो कर रहे हैं वही प्रोसेस अपन बार बार यहां पर फॉलो करते जा रहे हैं, बस यहां u चल रहा था, यहां v चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, यहां लिख देना लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0। इस 0 y की वैल्यू कितनी होगी, मतलब x की जगह तो क्या रखना है आपको, सॉरी x और y की जगह कुछ भी रख लो, हमेशा वैल्यू क्या आने वाली है 0। तो ये हो गया भाई साहब 0 माइनस 0 अपॉन y आ गया 0। चारों आ गए, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया, डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गया और डेल वी अपॉन डेल वाई आ गया। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब हम एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण 1 2 3 4 से स्पष्ट है, बाय इक्वेशन 1 2 3 4, बाय इक्वेशन 1 2 3 4 क्या है कि जो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, डेल यू अपॉन डेल एक्स है, क्या वो डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल है। डेल यू अपॉन डेल एक्स आपको कितना मिला है 0, डेल वी अपॉन डेल वाई आपको कितना मिला है 0, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, अच्छा सेकंड चीज क्या होती है कोशी-रीमान समीकरण की, डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये लीजिए डेल यू अपॉन डेल वाई, ये रहा डेल यू अपॉन डेल वाई कितना है 0। क्या ये डेल v अपॉन डेल एक्स के इक्वल है भाई 0, नेगेटिव साइन लगा दो 0 आगे, फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस का डेल v अपॉन डेल एक्स। अतः कौन सी CR इक्वेशन संतुष्ट होती हैं। देखो बार बार फिर से कहूंगा, पहले की 10 क्लास से देखते हुए आए, दोबारा से 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप देखते हुए आए, तब आप यहां आकर पहुंचे, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और समझ में आएगी। तो ये तो क्वेश्चन का आपका हाफ पार्ट हो चुका है, जिसने ये कहा था कि प्रदर्शित करो कि फलन एफ जेड अंडर रूट CR इक्वेशन संतुष्ट हो लेते ना मूल बिंदु पर। कहां पर संतुष्ट हो रही है ये, मूल बिंदु पर, कि प्रदर्शित करो कि फलन एफ जेड इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स डॉट वाई मूल बिंदु पर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं करता ना, तो ये क्वेश्चन किसी एक विशेष बिंदु जैसे मूल बिंदु की बात कर रहा है, ऐसी बात यदि ये नहीं करता तो ये पिछले जो 2 क्वेश्चन हुए थे पिछली क्लास में उनके जैसे हो जाता। लेकिन इसने 2 विशेष बिंदुओं की बात करी है, कौन सा मूल बिंदु की बात करी है, तो ये पिछले जैसा नहीं है, ये नए जैसा हो जाता है। ठीक है, पर CR इक्वेशन को संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। अब जो परंतु के बाद बात है, देखो मूल बिंदु पर CR इक्वेशन को संतुष्ट करता है वो तो हो चुका है, और यही आपकी CR इक्वेशन या कोशी-रीमान समीकरण होती है। अब जो बात आई है वो आई है इस बिंदु पर विश्लेषक फलन नहीं है। इस बिंदु मतलब कौन सा बिंदु, मूल बिंदु। इस बिंदु का मतलब क्या है, मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है, मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। अब विश्लेषक कोई चीज कब नहीं होती,
इस चीज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको पूरा नोट कर जाइए, ये चीज आपको नोट करनी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पहले कर चुके हैं। उधर का आपको नोट करना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है। ये चीज अपन पहले लिख चुके हैं, तो आपको ये नहीं लिखनी है, आपको उधर की पूरी चीज लिखनी है। हटा देता हूं मैं इसे, लिख लीजिए आप। चलिए आगे देखिए। देखो पढ़ते पढ़ते एक बात आप जरूर ध्यान रखना कि बहुत सारा आपका टाइम बचाने के लिए और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत लगी है इसके पीछे। तो मैं भी आपसे ये चाहता हूं कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं ना, उससे दुगनी या तिगनी मेहनत से आप करके देखें। आपने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस देखी होंगी, लेकिन यहाँ जो आपको फैसिलिटी मिल रही है शायद आपको कहीं नहीं मिल रही होगी। क्वालिटी के साथ कोई इश्यू नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है, चाहे वीडियो की क्वालिटी हो, चाहे ऑडियो की क्वालिटी हो, चाहे ऐप के फीचर्स हो, सारी चीज़ आपको मिल रही हैं। अब ये चीज़ आपको जो मिल रही है ना, ये इनके पीछे कुछ ना कुछ हार्डवर्क हुआ होगा तभी तो आपको मिल रही है। लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जब इतना हार्डवर्क होकर आपके सामने कोई चीज़ लाई जा रही है, तो आप भी उसे उतनी ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, मतलब उसका यूज उतना ही अच्छा होना चाहिए, उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए अपन को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपन, देखते जाइए। छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करो। परंतु मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है, यहां तक हो चुका है क्वेश्चन। अब बात चल रही है कि परंतु मूल बिंदु पर, ये लीजिए एक पॉइंट तो मूल बिंदु काम का है, इसमें एक काम का है विश्लेषक और एक काम का नहीं है। अब ये विश्लेषक का मतलब क्या होता है? देखो विश्लेषक मैंने आपसे कहा था कि एनालिटिक या विश्लेषक अपने आप में कुछ नहीं होता, ये किसी पे डिपेंडेंट है, मतलब ये भी किसी चीज पे ही काम करता है, अपने आप में खुद कुछ नहीं है। और ये किस पे डिपेंडेंट है? डिफरेंशिएबिलिटी या फिर अवकलनीयता पर। मतलब जो विश्लेषक फलन जो है वो अवकलनीयता पर डिपेंडेंट है। यदि अवकलनीयता अद्वितीय है या डिफरेंशिएबिलिटी यूनिक है तब तो विश्लेषक फलन होता है, वरना विश्लेषक फलन नहीं होता है। अब विश्लेषी फलन नहीं है और किसी एक बिंदु पर नहीं है, मूल बिंदु पर, तो अब क्या करना होगा हमें? वही अपन इसका अवकलन निकालते हैं f'(z) और फिर यदि वो अलग अलग रास्तों से जाने पर या किसी एक रास्ते जाने पर सेम वैल्यू ना आवे तो अपन क्या कह देंगे कि भैया ये विश्लेषक नहीं है। तो फिर से कहूंगा आपसे, ये क्लास देखने से पहले पुरानी सारी क्लासेज आप देखते हुए आइए, तब इसको देखिए। चलते जाओ। अच्छा, एक अवकलनीयता के जो सूत्र थे उसमें जो f'(z) निकलता था उसके दो फॉर्मूला थे। एक तो था लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 f(z) प्लस डेल्टा z माइनस f(z) अपॉन डेल्टा z, और दूसरा था कि f'(z0) लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) माइनस f(z0) अपॉन z माइनस z0। दोनों का मैंने आपको डिफरेंस समझाया था कि दोनों कब का यूज करने हैं। तो फर्स्ट वाला यूज करना था कब? जब आपको किसी एक विशेष बिंदु पर या पर्टिकुलर पॉइंट पर बात नहीं करनी हो। और सेकंड वाला कब यूज करना होता था? जब आपको किसी एक विशेष बिंदु पर या पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करनी हो, तब आपका सेकंड वाला यूज होता था, ठीक है। तो अपन सेकंड वाला यूज करते हैं क्योंकि विशेष बिंदु मूल बिंदु पर बात कर रहा है। तो चलिए हम जानते हैं, सेकेंड पार्ट चल रहा है इसका ना, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि जो f'(z0) है वो होता है लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) माइनस f(z0) अपॉन कितना? z माइनस z0। बात किस पर कर रहा है? मूल बिंदु पर। तो देखिएगा, मूल बिंदु कौन सा है? मूल बिंदु 0 0 पर, मतलब z0 बराबर कितना हो गया? 0। जिस पॉइंट पर बात करता है वही पॉइंट z0 है। जिस पॉइंट पर बात करता है वही पॉइंट क्या है? जैसे z बराबर क्या होता है कि सर z बराबर होता है x प्लस आयोटा y। तो z0 0 पर बात कर रहा है तो 0 प्लस आयोटा 0 मतलब 0 ही हो गया, ठीक है। चलो, तो मूल बिंदु 0 0 पर z0 इक्वल टू 0, तो f'(0) इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू 0। अच्छा, f(z) ये वाला अंडर रूट कितना? x डॉट y, ठीक है, माइनस f(z0) मतलब z0 बिंदु पर फलन का मान कितना होगा? तो z0 तो बिंदु पर फलन का मान कितना आने वाला है? मतलब आपको यहाँ क्या रखना है? 0 रखना है। z की जगह आपको क्या रखना है? 0। तो 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो जब z बराबर 0 है तो x प्लस आयोटा y बराबर 0, तो x बराबर 0 और y बराबर 0। ये तो होता है कि z बराबर 0 रखा तो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y इक्वल 0। तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो वही 0 जो सबको 0 हो जाता है, कहने मतलब ये है इस फलन के लिए, ठीक है। तो देखते जाइए, तो यहाँ f(z0) की वैल्यू कितनी आएगी? 0 बटे z तो रहेगा ही और माइनस कितना? 0।
अब भाई ऊपर तो अंडर रूट एक्स प्लस एक्स डॉट वाई है और नीचे जेड है, तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? इसके लिए क्या करो कि सबको ही एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लो। तो इसे अपन लिख सकते हैं कि एफ डैश जीरो मूल बिंदु पर लिमिट जेड टेंस टू जीरो, यहां आएगा अंडर रूट मॉड एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। और इक्वेशन नंबर 4 हो गई थी, इसको आपने दे दी 5। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जेड किसकी ओर टेंड कर रहा है? जीरो की ओर। मतलब जेड कहीं भी हो किसकी ओर जा रहा है? वो जीरो की ओर। जेड का जीरो के पास जाने के कितने रास्ते हैं? यदि आपने शुरू की क्लासेस देखी हैं और लिमिट का टॉपिक आप ध्यान से देखते हुए आए हो और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस कराए थे वो आपने देखे हैं, तो आपको पता होगा कि जेड टेंड्स टू जीरो का मतलब है कि जेड जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। और वास्तविक अक्ष पर या वास्तविक संख्याओं के लिए केवल किसी एक संख्या के दूसरी संख्या की ओर जाने के 2 रास्ते थे, यूं लेफ्ट राइट से। लेकिन सम्मिश्र तल में कहीं से भी उस बिंदु पर आया जा सकता है। ऐसा था सम्मिश्र तल आपका, ये 0 पॉइंट, जेड यहां है, तो हो सकता है वो एक्स अक्ष से आ जाए, हो सकता है वो वाई अक्ष से आ जाए, हो सकता है सीधा आ जाए, हो सकता है यूं यूं यूं, कैसे भी आ सकता है वो। लेकिन अद्वितीय तभी होता था, मतलब एक मान तभी आता था उसका सिंगल यूनिक वैल्यू, कि जब किसी भी रास्ते से जाए हमेशा वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? समान। तो जेड टेंड्स टू जीरो, जेड जीरो की ओर किसी भी रास्ते से जाए तो हमेशा वैल्यू क्या मिलनी है? हमेशा मान क्या मिलना चाहिए? उसको समान मिलना चाहिए। तो वही बात अपन यहां करने वाले हैं कि जेड जीरो की ओर किसी भी पॉइंट से जाए हमेशा उसको समान मान मिलना चाहिए। तो क्या करें? वही एक्स अक्ष वाला, वाई अक्ष वाला। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बार बार आपको एक्स अक्ष वाई अक्ष नहीं देखना है कि सर फिर करना क्या है? करना ये है कि हमें एक ऐसी चीज ढूंढनी है जिस पर नहीं, देखो सिद्ध करने के लिए कह रहा है नहीं है, तो पहली बात तो ये कि होगा ही नहीं, मतलब इक्वल नहीं आने वाला है। ठीक, अच्छा, इक्वल नहीं आने के साथ मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही अलग अलग रास्तों से जाओगे तो मान अलग अलग मिलेंगे एफ डैश जेड के। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक रास्ता चुनते नया। याद कीजिए आपको एक क्वेश्चन कराया था मैंने, उस क्वेश्चन में 3 रास्ते लिए थे। एक तो लिया था x बराबर 0 वाई अक्ष से, एक लिया था x अक्ष से y बराबर 0, और एक फिर मैंने आपके लिया था कौन सा कि y बराबर mx से। y बराबर mx क्या थी? कोई रेखा थी। y बराबर mx क्या थी? कोई रेखा थी। तो अपन उसी को उठाते हैं और उससे देखते हैं। तो लिख देना z टेंड्स टू 0 है, यदि z टेंड्स टू 0 है तो माना यह है y इक्वल टू mx के अनुदिश जा रहा है। किधर जा रहा है ये? y इक्वल टू mx के अनुदिश। तो y की जगह क्या रख के देखो? mx। ठीक है, तो ये आएगा f डैश 0 इज इक्वल लिमिट z टेंड्स टू 0, अच्छा, अंडर रूट x डॉट y की जगह कितना? mx। ठीक है, अपॉन x प्लस आयोटा mx। अच्छा, x और x कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या बचेगा? x ही बचेगा बाहर। ठीक है, तो लिमिट z, अच्छा z है, ओनली x रह गया अब तो x टेंड्स टू 0 कर देना इसको। अच्छा, बाहर x आएगा, नीचे से x कॉमन आएगा तो x कट जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट m अपॉन कितना? 1 प्लस आयोटा है। तो ये लिमिट जो है किस पे डिपेंड कर रही है? m पर डिपेंड कर रही है। और याद कीजिए उस टाइम ये बताया था कि इनडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब सभी रास्तों से क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। पीछे क्लास देखते हुए आइए, तभी ये शानदार तरीके से समझ में आएगा आपको कि जो लिमिट आती है वो किसी भी रास्ते से स्वतंत्र होनी चाहिए। सर मतलब ये हुआ कि ये जो आपको मिला है ना, ये गड़बड़ करेगा। गड़बड़ कैसे करेगा? जैसे जैसे m के मान बदलेंगे वैसे वैसे इसका मान बदलता जाएगा। कि यदि आपने m का मान 1 रखा तो m का मान 1 रखो तो f डैश 0 कितना आएगा? 1/1 प्लस आयोटा 1। m का मान 2 रखा, आप 0 रख दे चलो तो 0 हो जाएगा। 2 रख दिया तो अंडर रूट 2/1 प्लस 2 आयोटा। 3 रख दिया, अंडर रूट 3/1 प्लस 3 आयोटा। 4 रख दिया, अंडर रूट 4/1 प्लस 4 आयोटा। मतलब क्या हो रहा है कि m के मान जैसे जैसे आप बदल रहे हो तो ये क्या हो रहा है? f डैश 0 का मान ही बदल रहा है। तो अद्वितीय है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि m पे डिपेंड कर रहा है। m के मान जैसे जैसे बदलेंगे इसका मान बदलेगा, मतलब इसकी अवकलनीयता अद्वितीय नहीं है। और विश्लेषक तो यही चाहता है कि भाई साहब अवकलनीयता अद्वितीय रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ अवकलनीयता अद्वितीय नहीं है, मतलब विश्लेषक नहीं है। कहां पर? मूल बिंदु पर z बराबर 0। तो एक लाइन लिखेंगे, यहां f डैश 0 मूल बिंदु, यहां f डैश 0 मूल बिंदु पर या मूल बिंदु के लिए
मूल बिंदु के लिए किस पर डिपेंड कर रहा है? y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश, y इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश m पर निर्भर करता है, m पर निर्भर करता है। ठीक है, और जब ये m पर निर्भर कर रहा है तो जैसे जैसे m का मान बदलेगा वैसे वैसे f डैश जीरो का मान बदलेगा। अतः f डैश जीरो का मान अद्वितीय या फिर यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है। मतलब आपका ये हुआ कि जो अवकलनीयता है, अवकलनीयता कैसी है? अद्वितीय नहीं है, अवकलनीयता अद्वितीय नहीं है। और जब अवकलनीयता अद्वितीय नहीं है तो विश्लेषक है कि नहीं है? नहीं है। विश्लेषक तो ये कहता है कि अवकलनीयता अद्वितीय होनी चाहिए। आप किसी भी रास्ते से जाएं आपको हमेशा एक ही अवकलज मिलना चाहिए, अलग अलग नहीं मिलना चाहिए। मतलब आप लिखेंगे कि अतः मूल बिंदु पर फलन एफ जेड क्या नहीं है? विश्लेषक या फिर एनालिटिक नहीं है। ऐसे आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट प्रूफ होता है। यदि कोई हल्का सा भी डाउट या क्वेरी रहती है तो क्लास को दोबारा से देखिए, और फिर से कहूंगा पुरानी क्लास देखते हो आइए, नोट कर लीजिएगा इसको। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी रह जाए तो या तो आप चैट के ऑप्शन से या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया। अब बात वही है, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को जोड़ो, उनसे बात करो और क्लासेस उनको दिखाओ। 10 क्लासेस अपने डेमो फ्री पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पर भी हैं और एप्लीकेशन पर भी हैं। और एप्लीकेशन सब पे होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों क्लासेस इस ऐप पर मिलेंगे आपको, जिसमें सेकंड ईयर, थर्ड ईयर रनिंग में है, फर्स्ट ईयर आज में आने वाली है आपको पास। और सबसे मेन बात यही कि पढ़ाई को सिंसियरली रखें, रेगुलर पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। हो सकता है कि शुरू की 1-2 क्लास आपको छोटी मिले, क्योंकि और बहुत आराम से मिले, क्योंकि आप जानते हैं जब नई नई अपन कोई बाइक लेते हैं तो उसे धीरे चलाते हैं पहले कि रमा होने दो से, है ना, मतलब उसको नॉर्मल होने दो, हैबिचुअल होने दो अपने। तो उसी तरह फिर नई नई तो शुरुआत ही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए नया है, हमारे लिए नया है, हो सकता है काफ़ी सारे बच्चों के लिए मैं नया हूँ। तो बस बात वही है, 1-2 दिन अपना बहुत आराम से, बहुत स्लो चलने दो। आप मुझे समझो, मैं आपको समझता हूँ, फिर मैं तो देख नहीं रहा आपको, लेकिन हाँ टच में आप सब लोग रहोगे, है ना, जैसे पढ़ते जाओगे। आप मुझे लोग देखिए, समझिए चीज़ों को, मुझे समझिए, क्वेश्चन को समझिए, पढ़ाने का तरीका समझिए, नोट करने का तरीका समझिए। और पिछले 6-7 महीने में जो रूटीन टूट चुका है पढ़ने का, आलस्य जो आ चुका है, उस सबको भगाइए और एक अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई बिल्कुल चालू आप कर दीजिए। किसी भी तरह क्वेरी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। और वैसे तो आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, लेकिन सारी क्लासेस सिंसियरली आपको देखनी है। कोई छोटा मोटा डाउट रह जाए, जैसे एक जगह आयोटा की बात थी तो वहाँ आयोटा लगा लेना आप, अपॉन में 2 आयोटा है साइन एक्स के फॉर्मूला में, देख लेना, कोई 3री या 4थी क्लास में था। और इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम मिलने वाली नहीं है। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जितना हो सके उतना मस्त रहिए, और पढ़ाई को लेकर बिल्कुल लोड ना लें। बस थोड़ा थोड़ा किस्तों में पढ़ते जाएं। यदि आप एग्जाम का वेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए, भले यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस की परमिशन दे दी है, पढ़ने की परमिशन दे दी है, तो वो एग्जाम लेके रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम तो आपकी होंगी। तो प्रिपरेशन अभी से चालू कर दीजिए। आपने खूब टाइम सक्सेसफुली वेस्ट कर दिया है अब तक का, तो अब नहीं करना है आगे, अब पढ़ना है और पढ़ना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास लीजिए और ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।